खाली भी बैठे मैट्रिक्स आगे रीड कर लो, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। खाली नहीं बैठना, टाइम पास करना। भी बोलिए तुमको ऊपर से मत देखो, अच्छा जहाँ पे फोकस स्टार्ट होता है ठीक है, फोकस का अगर आपके मार्क्स फोकस अरे एपिसेंटर डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट। एपिसेंटर वो पॉइंट होता है, एपिसेंटर आपका वो पॉइंट होता है जहाँ से फोकस की पकड़। ये इसके बाद क्या होता है, हाँ परफेक्ट है। अगला निकाल लो, अब ये तो एक चीज के पीछे बस एक और क्वेश्चन दिया था, वो करना है। It is at this point that the earthquake is spread first of all. इस point से सबसे पहले earthquake को फील किया जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे वो काम किया जाता है। कितने टाइप के वेव्स होते हैं? एक होता है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव। प्राइमरी वेव वो वेव होती है जिसमें कांस्टेंट होती है और चेंजेस आते हैं। और कुछ वेव ज्यादातर इस म्यूजिक कर रहे हैं 6 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर 6 किलोमीटर स्पीड आती है। कितने में आती है? 1 कितनी है? 1 पर सेकंड, यानी 1 सेकंड। तो भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी। उसके अंदर कुछ ये चीजें थी जिनके बिहाफ पे आपके 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें सबसे पहले आपके सामने रख दी है ताकि ये चीजें ना भूलें। हरीश चंद्रा के बाद के लिखा है महालानोबिस। इसको आपको ऑप्शन में पीसी महालानोबिस मिलेगा, ये याद करो। 11th क्लास के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी उसके अंदर ये पढ़ा था। ये एक स्टैटिस्टिशियन है, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी थी सबसे पहली चीज तो, और उसके बाद ये हमारे आर्किटेक्चर थे किसके? इकोनॉमिक प्लानिंग के। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग का किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से हम सोचेंगे, किस तरह पे किन किन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, तो उसकी जो मेन रचना करने वाले थे वो ये बंदे थे, पीसी महालानोबिस, या फिर इसका पूरा नाम होता है प्रशांत चंद्रा। सिर्फ प्रशांत चंद्रा भी लिखा हुआ आ सकता है आपका। प्रशांत चंद्रा लिखा हुआ है तो बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चे को याद होता है पीसी महालानोबिस, या फिर सिर्फ और सिर्फ महालानोबिस भी लिखा हुआ आता है। तो महालानोबिस लिखा हुआ आएगा तो आपको याद रह जाएगा, बट पीसी चंद्रा लिखा हुआ आएगा, प्रशांत चंद्रा लिखा हुआ आएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और उसके बाद सभी बच्चों को ये तो मालूम होता है कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी पीएम होते हैं और नीति आयोग के चेयरमैन भी पीएम होते हैं। तो क्या होता है कि आपको बुक के अंदर तो ये मिलता है कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे, लेकिन जब नई नीति आयोग बना है वहां पर चेयरमैन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता कहीं पर बुक में, लेकिन ये पिछले से साल पूछ लिया गया था इसमें प्री बोर्ड के अंदर, तो इसलिए मैंने वो वाला भी यहाँ पे लिख दिया पॉइंट के जो नीति आयोग के चेयरमैन है तो वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ये होता है, जो स्टेप पे हमारे मोदी जी हैं। ठीक है भाई, तो नोट हो जाए तो डन बोल देना। से शुरू हो गई एप्लीकेशन भी तो भाई
तो एक काम करो, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं मुझे, ठीक है, तो एप्लीकेशन कर हो गया रिमांड। वैभव कहाँ है ये? अगर कोई नंबर हमें दे रखा है हो गया सर। सबका हो गया? हो गया। योग में डबल ए, कौन सा? योग में डबल ए सिंगल ए आएगा। कहाँ पर? नीति आयोग में। नीति आयोग, NITI, आयोग में डबल ए नहीं आएगा। ये डबल ए आएगा। हर्षिता यस सर। हो गया? चलो, तो भाई हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ रहे थे। ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे उसमें हमने पहला ऑब्जेक्टिव जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था मॉडर्नाइजेशन। दूसरा हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, क्या पढ़ा था दूसरा? इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? तो आज हम तीसरे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। कहता है हमारा जो थर्ड मेन मोटिव था उस मोटिव का नाम था फुल एम्प्लॉयमेंट। कहता है जो हमारा थर्ड लॉन्ग टर्म गोल है उस गोल का नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो एक बात मुझे बताओ, कोई भी आप में से जब भी आपके दिमाग में फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड आता है, क्या आता है? फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड आता है, तो उससे आप क्या समझते हो, क्या होता है इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का? क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? आया ना? फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब ये हुआ? जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। यस सर। पक्का? कौन बोला यस? मयंक। वैभव, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो सर। अनएम्प्लॉयमेंट होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। इज इट ट्रू और रॉन्ग? हाँ सर। हर्षिता, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो एम्प्लॉयमेंट आपके Yes, sir. अकॉर्डिंग? यस, ओके। अच्छा, एक बार बताओ, मैंने क्या किया? Yes, sir. मैंने जो मेरी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इस पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड किया। पहली पार्ट वो है कहता है पहला पार्ट वो है दे वांट टू डू वर्क, और दूसरा पार्ट वो है दे डोंट वांट टू डू वर्क। ठीक है, मैंने पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने पॉपुलेशन को दो पार्ट में ऐसा डिवाइड किया, एक मैंने उन लोगों का वर्ग बांट दिया जहां पर वो सब लोग काम करना चाहते हैं, और एक वर्ग मैंने उन लोगों का बांट दिया जहां पर ये लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं।
और अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आपके अकॉर्डिंग जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सभी को रोजगार मिलना चाहिए, यही हुआ आपका मतलब। लेकिन एक बार बताओ, जो लोग काम ही नहीं करना चाहते उनको रोजगार दोगे तो क्या वो काम कर लेंगे? नो सर, कर लेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं सकती पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारे वर्ग में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुफ्त की खाने की सोचते हैं, जो काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो कभी भी आपके दिमाग में क्या है, कभी भी आपके दिमाग में अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट, तो इसका मतलब कभी भी ये मत समझना कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो लोग काम करने योग्य हैं, दे आर कैपेबल टू वर्क एंड दे वांट टू डू वर्क, तो उन सभी लोगों को रोजगार मिल जाए, उन सभी लोगों को रोजगार मिल जाए, तो इसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। आया समझ में क्या बोला मैंने? तो एक बार मेरी बात रिपीट करेगी हर्षिता। जो लोग काम करना चाहते हैं उन सबको रोजगार मिले। हाँ, उन सबको पूरी तरह से काम मिल सके, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके एफिशिएंसी लेवल के अकॉर्डिंग उनको काम मिलता है। तो इस तरह से अगर सभी को काम मिल रहा है जो काम करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। और जो हमारा टारगेट था, हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल था, लॉन्ग टर्म गोल के अंदर हमने ये सोचा हुआ था कि जितने भी लोग कार्य करने में सक्षम है, जो काम करना चाहते हैं, एक होता है कि वो काम कर सकता है बट काम नहीं करना चाहता। ये आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, जब आप रोड पे जाते हो तो जैसे रेड लाइट पे रुकते हैं, वहां पर आ जाते हैं ए माई दे दे, ए भाई दे दे, ऐसे आते हैं। तो ये वो लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो काम करने योग्य तो होते बट ये काम नहीं करना चाहते। तो अगर इनको हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड भी कर देंगे तो ये काम नहीं करना चाहेंगे। तो इस तरह से इस सिचुएशन में हम ये कभी नहीं बोल सकते कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ उसी चीज से डिनोट करते हैं कि जो लोग काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को अगर हम पूरी तरह से काम प्रोवाइड कर दे तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जो हमारी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के अंदर यही मेन पर्पस था कि भाई जो जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग पूरी तरह से काम करने के लिए योग्य हैं और काम करना भी चाहते हैं फुल डेडिकेशन के साथ, ऐसा एक सिंगल बंदा नहीं बचे जिसको काम ना मिले। ये भी हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल था। तो हेडिंग डालो फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें लिखो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, full employment refers to a situation when all able and willing to work, able and willing to work at market wages rate, at market wages rate। फिर एक बार रिपीट कर लो। Full employment refers to a situation when all able and willing to work at the market wages rate, at the market wages rate। सेकंड पॉइंट लिखो, it doesn't refers, सेकंड पॉइंट लिखो, it doesn't refers to zero employment, it doesn't refer to zero employment। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखना द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, द ऑब्जेक्टिव of full employment is to make
is to make people participate सर इज टू मेक के बाद क्या है? is to make people participate in the process of growth, in the process of growth of economy. फोर्थ पॉइंट लिखो, to make better uses of available resources and to provide source of livelihood to growing population. मतलब सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई अगर हमारे देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जाएगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सीधी सी बात है, हर एक बंदे को रोजगार मिलेगा। हर एक बंदे को रोजगार मिलेगा तो हर एक बंदे के पास पैसा जाएगा। हर एक बंदे का पैसा जाएगा तो हर एक बंदे को लिवलीहुड का सोर्स मिलेगा। हर एक बंदे को लिवलीहुड का सोर्स मिलेगा तो वो अपनी जरूरतें पूरी तरह से पूरी कर सकेगा। अब वो बंदा अपनी जरूरतें पूरी तरह से कर सक पा रहा है तो उसका मतलब वो अब इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपना पार्टिसिपेशन और बढ़ाएगा और जोश और जज्बे के साथ काम करेगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव लेवल में इंक्रीज करेगा उतना ही हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ये हमारा टारगेट था फुल एम्प्लॉयमेंट के पीछे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डालो, फोर्थ पॉइंट है सेल्फ रिलायंस। अब यहाँ पर जब आपके दिमाग में, आपके सामने ये सेल्फ रिलायंस वर्ड आता है तो आपके दिमाग में क्या चीज खिचड़ी पकती है? जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट में आया तो फुल एम्प्लॉयमेंट में आपने दिमाग में से डाल दिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया भाई जीरो एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से जब आपके सामने सेल्फ रिलायंस वर्ड आता है तो उसका मतलब आपके दिमाग में क्या होता है? कोई भी बताए। कोई भी ऐसा नहीं है जो बता सके भाई? सेल्फ रिलायंस, हाँ बोलो क्या सर? आत्मनिर्भर। बोलो दोबारा बोलो। आत्मनिर्भर है, ये तो हिंदी में मतलब हो गया। हाँ सर ऐसा ही। देखो हिंदी में ही आता है ना। तो बेटा अपनी खोपड़ी नहीं है कि तुम्हारे पास हर चीज गूगल के पास जाते हो, हैं? बेटा ध्यान रखना, आप एक चीज देखो, कहता है आज तक अगर मैं बात करूं बिफोर कॉलोनियल रूल में हम देखते थे हमारी 85% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर थी, आया ना? अदर जो थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमारा मेन टारगेट था, मेन जो था वो था हैंडीक्राफ्ट, है ना? अब हम इस एग्रीकल्चर को हमने जो यूज किया था वो किसके लिए यूज किया था? कहता है ये जो हमने एग्रीकल्चर को यूज किया था ये फूड ग्रेन के लिए यूज किया था। इसके लिए यूज किया था फूड ग्रेन के लिए, और दूसरा जितनी सिर्फ हमारे रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते थे, उगाते थे और खाते थे। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था। कहता है पूरे वर्ल्ड वाइड हमारा हैंडीक्राफ्ट फेमस था,
ये थी हमारी बिफोर कॉलोनियल रूल की कंडीशन। लेकिन जब हम आए आफ्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यहाँ पे ध्यान दो। अब ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारा एग्रीकल्चर था ये फूड ग्रेन से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया था, कैश क्रॉप्स के अंदर। और ये जो कैश क्रॉप थी ये क्या होती थी, एक्सपोर्ट होती थी, एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन। ये वाले भी बड़े होती आ रही है। और इसका फॉर शेक ऑफ, मतलब किसके बेनिफिट के लिए, फॉर द बेनिफिट हाँ, अगला पहले ऑफ ब्रिटेन ओनली। कौन सी आवाज आ रही है हिसाब से? फिर उसके बाद क्या हुआ, कहता है ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल के अंदर हमने जब हैंडीक्राफ्ट्स की बात करी तो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। अब हमारी जो डिपेंडेंसी थी ई की आवाज आ रही है। वो टोटली वो किस पर डाइवर्ट हो गई थी, कहता है हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो सारी की सारी हमारी फॉरेन गुड्स पे डिपेंड हो गए थे कि भाई हम छोटी छोटी चीज फॉरेन से ले रहे हैं, मतलब बाहर की चीजें हमारे देश के अंदर आ रही है और वो बिक रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर किसी तरह की हमारी एक जो ओन आइडेंटिटी थी, ये जो हमारी ओन आइडेंटिटी थी ये पूरी तरह से मिस हो चुकी है। तो ये पूरी तरह से मिस हो चुकी है, पूरी तरह से खो चुकी है। तो इस ओन आइडेंटिटी को दोबारा गेन करने के लिए हमारा जो टारगेट था वो था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस के अंदर हमने क्या किया, कहता है भाई जिस चीज में हम अब अच्छे से कैपेबल हो चुके हैं अब इस चीज को हम उगाएंगे, कैश क्रॉप्स को यूज करेंगे और कैश क्रॉप्स को यूज करने के बाद कमर्शियलाइजेशन के ब्याह पे इसको हम एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे। और एक्सपोर्ट पे किसके बेनिफिट के लिए, इंडियंस के बेनिफिट के लिए। दूसरा कहता है हम जो इंपोर्ट्स हैं, हम जितनी भी चीजों का आज से पहले हम जितनी भी चीजें डिपेंडेंसी थी हमारी वो सारे फॉरेन गुड्स पे डिपेंड हो गए थे भाई। छोटी से छोटी चीज बाहर से आएगी, बड़ी से बड़ी चीज बाहर से आएगी, हर चीज हमारी बाहर से इंपोर्ट हो रही थी। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा था, इस सिचुएशन में हमारे जो इंडियन गुड्स है, इंडियन गुड्स को बहुत भारी मात्रा में किसका सामना करना पड़ रहा था, कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा था। अब हम क्या चाहते थे, हम ये चाहते थे कि भाई हमारी इंडियन गुड्स का फॉरेन गुड्स के साथ कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाए। तो इसके लिए हम सेल्फ रिलायंस पर फोकस करा। सेल्फ रिलायंस का यहाँ पर मतलब है कि हर एक चीज में हम खुद सक्षम हो जाए। छोटी से छोटी चीज की बात करूं, सुई सुई से लेके हवाई जहाज तक हर एक चीज में हम कैपेबल हो जाए कि हम हर एक चीज अपने ही देश में बना सके और अपने देश की चीजें पूरा विदेशों तक बेच सके। बट विदेशों की चीजों को हम अपने देश के अंदर कम से कम लेके आए। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। ठीक है भाई, तो इसमें हेडिंग डालो सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस फर्स्ट पॉइंट है, इट रेफर्स टू मोर एंड मोर, इट रेफर्स टू more and more dependency it refers to more and more dependency on domestic goods rather than imports from ROW। अब इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जब मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने इसका बहुत बार बताता था कि रॉ का मतलब क्या होता है। कोई बताएगा? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो क्या लिखा, दोबारा एक बार रिपीट करना मेरे को शुरू से। दोनों में ई की आवाज आ रही है। ई की कौन सी आवाज आती है? गलत आवाज आती है क्या ई की? सेकंड पॉइंट लिखो, द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस
द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस क्या चाहिए? उसके अंदर सिम नहीं है, कॉल किसको करोगे? कॉल नहीं करनी है, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो। द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस एम्फसाइज का मतलब क्या होता है भाई? विस्तृत करना, किसी भी चीज को बढ़ावा देना, बहुत लंबे चौड़े तरह से फैलाना। सेल्फ रिलायंस एम्फसाइज ऑन अवॉइडिंग avoiding imports of such goods and services which can be produced domestically। हम उन सभी चीजों को ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहे थे अवॉइड करने के लिए जो हम अपने ही देश के अंदर बना सके। जिस चीज में हमारा देश सक्षम है, हम कोशिश करना था, अब हमारा मेन टारगेट कि अब उसको हम बाहर से जहां इंपोर्ट कर रहे थे अब इंपोर्ट ना किया जाए, उसको हमारे ही देश में बनाया जाए। प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट लिखो, प्रोमोटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसमें डायरेक्ट लिखना प्रोमोटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। प्रमोटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज will give rise to खरीदा आपने जो आएंगे क्वेश्चन, तो 1 साल का होता है वो बस। Promoting domestic industries will give rise to economic growth and prosperity का मतलब होता है खुशहाली। Prosperity in the economy। और एम्फेसिस मतलब क्या था? इसका सेकंड पॉइंट में एम्फेसिस था ना। एम्फेसिस का मतलब एक तरह से हो जाता है उस चीज को बढ़ावा देना, उस चीज पे जोर देना। ये लिखा हुआ मैंने, दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है भाई सभी को? हेलो, ओके। फोर्थ पॉइंट लिखो इसके अंदर, for this it is necessary फॉर दिस के बाद सर for this it is necessary in order to reduce our dependency on foreign countries it is necessary in order to reduce our dependency
of foreign countries in order to safeguard in order to safeguard एक मिनट रुको, ये मत, in order to put safeguard in order to put safeguard in the policy of foreign trade in the policy of foreign trade। देखो भाई क्या हुआ था, हमने ना एक चीज देखी थी, हमने क्या चीज देखी थी, जब हमने कॉलोनियल पीरियड के दौरान जब हमने बात की थी, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया था, इंपोर्ट इन्होंने एक क्या लगा दिया था, इन्होंने याद करो मैंने आपको कुछ एक चीज बताई थी कि इस तरह की इन्होंने टैक्स पॉलिसी लगाई थी, इस तरह की टैरिफ पॉलिसी लगाई थी कि उसके अंदर हमने ये देखा था कि सारा का सारा बेनिफिट एक्सपोर्ट में भी ब्रिटेन को मिल रहा है और इंपोर्ट में भी ब्रिटेन को मिल रहा है। तो इसी तरह से जब हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, तो सेल्फ रिलायंस के लिए जब हमें ये देखना होता है कि जब हम अपने टारगेट फुलफिल करना चाहते हैं कि हमें अपनी जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन गुड्स पे, फॉरेन कंट्रीज पे से कम करनी है, तो उसके लिए हमें एक सेफ गार्ड बनाना पड़ता है हमारी इसके अंदर, हमारी पॉलिसीज के अंदर। वो कौन सी पॉलिसीज हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसीज हो। अब वो कैसे क्या किया वो हम धीरे धीरे जब इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसके अंदर हम पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। हल्के से हिंट दे देता हूं कि यहाँ पर हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी यूज की थी। कौन सी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। अब ये क्या है क्या नहीं है, जब हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे तो वहां पर हमें ये सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो नोट कर लिया भाई सभी ने, आगे बढ़े। अब हमारा जो लास्ट, रिपीट कर दो। कौन सा वाला? फोर्थ वाली? सर फोर्थ में फॉरेन कंट्री के बाद का। इट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज in order to put safeguard in our policies of foreign trade। ओके सर, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट है, जो बात करते हैं कि हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस ऑब्जेक्टिव का नाम है इक्विटी। और ये जो इक्विटी है ये सेम वही चीज है जो हमने गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर पढ़ा था। तो गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर के अंदर मैंने इक्विटी का एक पॉइंट आपको समझाया था कि इक्विटी का मतलब होता है कि अमीर हो या गरीब हो, चाहे अच्छा वर्ग हो चाहे बुरा वर्ग हो, चाहे छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, सबका एज लेवल सबका इनकम लेवल जो हो वो मेंटेन रहे, वो सबका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहे। तो उस चीज पर फोकस किया गया था। तो इसको मैं समझाने से बेस्ट मैं लिखवा रहा हूँ तो ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये एक टॉपिक था रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ वाला, जिसके अंदर सभी को अच्छी, मतलब अमीर ज्यादा अमीर ना हो जाए, गरीब ज्यादा गरीब ना हो जाए, सबका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, अमीर का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जाए और गरीब पे थोड़ा सा अमीर का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा मेंटेन रहे, और वहां से हमको जो चीजें निकाल रहे हैं वो चीज गरीबों के पास ले जाकर उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जा सके, इसके लिए वर्क करना, ये हमारा टारगेट था इक्विटी के अंदर। तो यहाँ पर लिखो द कंसेप्ट ऑफ एक मिनट रुको, इसके लिए कुछ मैं परफेक्ट बताता हूँ।
देखो, द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी मीन्स, द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी मीन्स equal distribution of income and wealth equal distribution of income and wealth among the societies, among the societies. Second point, second point, it is important, it is important to ensure that, it is important to ensure that the benefits of economic growth, the benefits of economic growth ग्रोथ के साथ स्लैश करके लिख देना डेवलपमेंट, ग्रोथ के साथ स्लैश करके डेवलपमेंट should reach the poor, should reach the poor sections, should reach the poor sections of society also, comma, instead of being enjoyed by the rich. अब इस लाइन का मतलब क्या समझे, कोई मेरे को बताएगा? enjoyed by the सर, उसके बाद सब लिखा हुआ है स्क्रीन पे देखो। इस लाइन का मतलब क्या है, बस मुझे ये बता दो। बहुत सिंपल सा मतलब है। सर कौन सी? सेकंड लाइन का, 20 में 4 काउंट पीछे वाले काउंट करता है। सेकंड लाइन का, इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। उसमें शायद ये कह रहा है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन से प्रॉफिट होगा वो हाँ, हमें पुअर सोसाइटी, पुअर के पास पहुंचाना चाहिए, ना कि हाँ, खुद यूज करना। ना ना ना। और कोई? सर क्या? सेकंड पॉइंट का मीनिंग समझाओ। सर क्या कह रहे हो सर, बहुत आने के बाद? राम राम बोल रहा हूँ भाई को। सर बता दो सर, मैं कान में से ईयरफोन निकल गए थे मेरे। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। वाह रे मेरे प्राइवेट के बाड़े तो इतनी सर सिंपल सी इक्विटी लाइन शेयर है। है के? अरे कौन सी दुनिया में, तो पहले तो मेरे को ये बता दे। इक्विटी का मतलब यहाँ पर मैंने साफ साफ बोल दिया, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से है इसका मतलब कि भाई अगर हमारा देश इतना कमा रहा है तो ये गरीबों में भी बटे, रिच में भी बटे और पुअर में भी बटे। ऐसे नहीं कि सारा का सारा मजा अमीरी ले जाए, गरीबों को कुछ ना मिले। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है हमें ये जरूर इंश्योर करना चाहिए, ये हमें जरूर चेक करना चाहिए, ये अगर इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है तो इससे हमें कुछ मिल रहा है, तो वो जो मिल रहा है वो गरीबों को भी मिलता रहे साथ के साथ। ऐसे नहीं कि सारा का सारा जो माल मटेरियल है, मजे जो है वो रिच ही ले जाए और गरीबों को कुछ ना मिले। तो ये चीज को ध्यान रखना इक्विटी का मेन पर्पस होता है, ये बोला मैंने इस लाइन के अंदर। उसी को पूछने के लिए भी तुमसे यार
पता है इतनी देर हो गई। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। 2 पॉइंट हो गए ना इसके। हाँ लिखो अगला। It is necessary that it is necessary that every person of a country it is necessary that every person of a country should be able to meet his basic needs के अंदर ब्रैकेट में लिख देना फूड, एजुकेशन, हेल्थ, etc। फुल स्टॉप। तो ये थे हमारे 5 कौन से पॉइंट, कहते हैं ये हमारे 5 है मेन ऑब्जेक्टिव। और एक चीज का ध्यान रखना भाई, 3 नंबर में इन 5 में से कोई एक ऑब्जेक्टिव 100% पूछेगा ही पूछेगा, जो आपका हाफ ईयरली का पेपर होने वाला है। इस चीज को ध्यान रखना, 100% पूछेगा। तो इसलिए मैं चाहता तो ये भी कर सकता था। चैप्टर ही नहीं आ रहा। क्या चीज? हाफ ईयरली अबे तो हाफ सबका ईयरली अपना अपना चैप्टर। सबका अपना अपना हिसाब किताब हो रहा है। वैसे जो हम नॉर्मल चलते हैं तो नॉर्मल के अंदर आपके इंडियन इकोनॉमी के टोटल 6 चैप्टर आते हैं, और मैक्रो के अंदर लास्ट का चैप्टर 3 यूनिट पूरी आती है। ये होता था हाफ ईयरली का जो नॉर्मल सिलेबस है। इस बार सब स्कूल अपने अपने हिसाब से अलग चल रहे हैं। जीवीएम का सुना हूँ, जीवीएम का क्या है? जीवीएम का है मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी, और इंडियन सिर्फ कौन सा इकोनॉमिक्स। स्कूल? ये मेरे कुछ महान बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी आ रही है, और इंडियन इकोनॉमी के साथ तकरीबन 8 चैप्टर है, ये समझ ले। इसके बाद सिर्फ सर हाफ ईयरली 15%, है या फिर बोर्ड का पेपर है? नहीं सिर्फ 15% सिलेबस छोड़ा है उन्होंने मेरे ख्याल से, बाकी सब करा दी। और हाफ ईयरली में लेंगे सर मैंने बच्चे तो कैसे आपको कैसे। भेजा था ना अपना, देखा अरे आपने? तेरा तो बहुत कम है, तो तेरा सर तो वो इंडियन करा इकोनॉमी दोगे में तो। कुछ भी नहीं है, इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है। सर 4 5 6 3 चैप्टर हैं। हाँ तो उसका मैं उसमें है तेरे क्या? को नोट्स सेंड करूंगा कुछ, हाँ उसके लिए स्टडी मटेरियल टाइप का, बस वही पढ़ लियो। मैक्रो का हाँ कराऊंगा वो मैं भी ठीक है। रिवीजन। ठीक ठीक है। है सर। तो अब तक हमने क्या कर लिया? अब तक हमने बहुत सी ऐसी बेसिक बेसिक चीजों के बारे में बात कर ली है, जिसके अंदर हमने जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था, और उससे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बीच बीच में क्या क्या काम हो गया है, उस चीज के बारे में हमने ऑलमोस्ट चीजें पढ़ ली है। अब हमारा जो आगे का काम होगा, उसके अंदर आगे के कामों के अंदर हम ये बातें पढ़ने वाले हैं कि जब हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च कर दिया, तो करने के बाद हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली। लेकिन उससे पहले आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप जो इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग जो कर रहे हैं, उसके पीछे मेन पर्पस क्या होता है, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, आपसे पूछ लिया जाता है। कहता है एनी 2 पॉइंट्स बताइए। तो मैं इसका 1 लाइन में आपको 5 या 6 पॉइंट लिखवा रहा हूं, तो उसमें से जो आपको याद रह जाए आपके लिए बेस्ट है। तो हेडिंग डालो, explain the importance of economic planning, explain the importance of economic planning in India। आंसर में लिखो पहला पॉइंट, फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट
दूसरा फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तीसरा फॉर बैलेंस्ड, क्या हो गया, क्या क्या हो गया, दिख नहीं रहा क्या? बारिश बहुत तेज है, ये कब हो गया, आधे रास्ते में पहुंची तो वहां बीमार पड़ जाऊंगी। तो हो ही गई। आवे तुम्हारे घर के उधर बारिश आ रही है क्या यार, बारिश के टाइम पे इसको बोलो सर क्लास ले रहे हैं यार, क्यों परेशान करते रहते हो। हेलो, हम सर क्लास ले रहे हैं। यस। एक मिनट रुक जाओ, कौन सा पॉइंट लिखा भाई आपने, पहला पॉइंट बोलना दोबारा। लक्ष्य की फीस आ रही है। पहला पॉइंट क्या बोला, दोबारा रिपीट करो मुझे। फॉर रैपिड इकोनॉमिक दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बोला भाई। फॉर इकोनॉमिक। ओके, तीसरा, तीसरा नहीं बोला मैंने अभी कुछ। फॉर द बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी, 4 बजे है। फॉर द बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी, नेक्स्ट पॉइंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सर बारिश आ रही क्या उधर? तुम्हारे इधर ना आ रही क्या यहाँ तो धूप निकल रही है, भेजो 2-4 बादल वहां पर। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगला फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने पॉइंट हो दिए भाई, 5 या 6? 5 हो गए ना, ज्यादा से ज्यादा 2 पूछे जाएंगे, जोड़ना चाहो तो 2-4 पॉइंट और लिखवा दूंगा। इसमें लिख दो कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी, और लास्ट लिख दो टू रिमूव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बस ये सारी चीजें हैं हमारी, जिसके बिहाफ पे आपको तकरीबन 3+1 4 नंबर मिलने की संभावना है, जो अभी तक हमने पढ़ा है। 3 नंबर तो ये फिक्स मान लेना भाई, जिसका ये चैप्टर आ रहा उसमें ये ऑब्जेक्टिव आना ही आना है। 2 1-1 मार्क करके क्वेश्चन आएंगे, तो 2 1 मार्क करके क्वेश्चन के अंदर आपको अभी तक मैंने जितना कराया उसमें से एक महिला नोबिस वाला, नीति आयोग वाला, कमीशन वाला और फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाला, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क करके पूछ लिए जा सकते हैं। अब हम जो, एक मिनट टाइम कितना हो गया पहले ये देख लेते हैं। अब हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट में मैं कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कराऊंगा। अब मैं आपसे ही क्वेश्चन आंसर राउंड खेलूंगा, और उसके अंदर अब आपको हमका बताना है जो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास का हमारा टारगेट है, नेक्स्ट क्लास हमारी कल चालू होगी 2:30 पे, ठीक है भाई। तो कल की क्लास के अंदर जो हम काम करने वाले हैं, पहले ही बता देता हूँ, जिस जिसके पास बुक्स हो तो कृपया करके उस बुक्स के अंदर से वो टॉपिक्स थोड़ा रीड करके बैठे हो सारे के सारे। हम नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, एक ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस के बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली एग्रीकल्चर के अंदर,
फिर उसके बाद तीसरा पार्ट, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने कौन कौन से रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए, और ये रिफॉर्म्स पूरे नहीं हो पाएंगे, इस रिफॉर्म्स का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट हो पाएगा। मतलब ये 3 टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 3 चीजें जो हैं, ये आप कृपया करके अपनी बुक जो भी आपके पास हो वहां से पहले से थोड़ा सा रीड करके जरूर बैठेंगे, जिससे जब मैं वो चीज आपको समझाऊंगा तो एक ही बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई? तो अब आपको अपनी कॉपी किताबें बंद कर देनी है। कौन भग गया भाई यहाँ से? वैभव गायब हो गया? शाबाश बेटे, टेस्ट के टाइम पे भगली यहाँ से। तो सबसे पहले जग्गा जासूस, हमका ये बताइए, हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947। कोई डेट थी? हाँ, कौन सी डेट थी? एग्जैक्ट डेट? मयंक, कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। हर्षिता, कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था? नवंबर में। नवंबर की कुछ डेट? ईयर कौन सा था? 27। हाँ, तो ईयर ईयर 1947। 1947? सर क्या? दोबारा बोलो, आवाज सुनाई नहीं दी। सर 26 नवंबर 1949। हाँ, 1949। ठीक है भाई। सर मीटिंग 50। में लेफ्ट आप हुए थे, मैं हो गया था गलती से। भाई मैं हो गया था गलती से, आप कहाँ ओके। होंगे यार? घूसे नहीं सर, वो मारूंगा, फोन खुद कर रहा गायब हो था। जाता है तू अरे, यहीं से। सर। हाँ। हाँ। अगला क्वेश्चन अब वैभव बताएगा। वैभव, हमने जब स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी तब हमने कौन सी इकोनॉमी फॉलो की थी? सर मैं कौन सी इकोनॉमी मतलब? सर कौन सी सरकार इकोनॉमी है। मतलब कौन सी इकोनॉमी होता है? किस टाइप की इकोनॉमी हमने फॉलो करी थी? अच्छा, कितने टाइप की इकोनॉमी होती है? वो सर 3 तरह की। कौन कौन सी? सेंट्रली प्लान्ड, हाँ। मार्केट, हाँ। और एक वो फ्री बोलते, फ्री इकोनॉमी। फ्री ये इकोनॉमी बेटा प्राइवेट, प्राइवेट प्राइवेट को इकोनॉमी। बोलते हैं। हाँ। तीसरी हाँ कौन सी वही, थी? सेंट्रल प्लान, मार्केट, और सर हाँ, याद नहीं आ रहा सर एक का नाम। तीसरी मिक्स्ड थी। मिक्स्ड हाँ तो मैं। तो इनमें से सर, हमने कौन सी अडॉप्ट की थी? सर उसके बाद सर पहले वो करी होगी ना सेंट्रली प्लान वाली। पहले कोई कुछ नहीं करी थी, हमने डायरेक्ट मिक्स्ड इकोनॉमी करी थी। हाँ तो सर मिक्स करी होगी फिर। ऐसा कोई देश जहां पर शुरुआत में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ही फॉलो हुई हो, इकलौता देश है जो हमारा इस टाइम पे बहुत बड़ा दुश्मन है। चाइना। हाँ। चीन चीन। हाँ, ऐसा कोई देश जिसमें इस टाइम पे फ्री इकोनॉमी रन हो रही हो। अमेरिका, अमेरिका यूनाइटेड हम्म, स्टेट्स ऑफ हम्म, अमेरिका। तो ये भाई पूछ लिया जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है? हमारे जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी, इकोनॉमिक प्लानिंग के रचनाकार कौन थे? हर्षिता। सर इकोनॉमिक प्लानिंग के रचनाकार? पीसी। हाँ, माहला नोबोस नोबिस। चेयरमैन कौन थे इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन के? मयंक।
जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, भाई छोटे भाई का नाम ले रहा है। ठीक है, भाई पहले प्राइम। हाँ हाँ, तो हाँ श्री 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 करके बोलना पड़ता है। श्री 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 स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई, कहानी तो थोड़ी लिखी, है ये नाम है, इज्जत, कहानी लग रही है पूरी। भाई इज्जत देनी पड़ती है थोड़ी सी। ठीक है, चलो भाई, आज की क्लास के ठीक लिए है। इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो टिल देन गुड बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।